कहानी की शुरुआत स्पेन की एक बेहद खतरनाक जेल से होती है। यहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को बाकी लोगों से अलग रखा जाता है। जेल की हालत भी काफी खराब है और अंदर कैदियों के बीच हथियार, नशा और दूसरी गैर कानूनी चीजें पहुंच जाना आम बात है। गार्ड्स जानते हैं कि यहाँ छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती है। इसी जेल में हुआन ओलिवर नाम का एक आदमी नई नौकरी शुरू करने वाला है। उसकी ड्यूटी अगले दिन से शुरू होनी थी, लेकिन वह एक दिन पहले ही जेल पहुंच जाता है ताकि काम को पहले से समझ सके और अपने सीनियर्स पर अच्छा असर डाल सके। वहाँ मौजूद गार्ड्स उसे जेल के अलग अलग हिस्से दिखाते हैं और बताते हैं कि कैदियों से मोबाइल, बेल्ट, ब्लेड, यहाँ तक कि जूतों के फीते भी ले लिए जाते हैं, क्योंकि जेल के अंदर किसी भी चीज को हथियार बनाया जा सकता है। एक गार्ड जुआन को यह भी समझाता है कि किसी कैदी पर भरोसा मत करना, हमेशा उनकी आंखों में देखना और उन्हें कभी महसूस मत होने देना कि तुम उनसे डरते हो। लेकिन इसी दौरान अचानक ऊपर से छत का एक हिस्सा टूट कर गिरता है और हुआन के सिर पर चोट लग जाती है। वह बेहोश हो जाता है। गार्ड्स पहले उसे इलाज के लिए ले जाने की सोचते हैं, लेकिन पास में खाली पड़ी सेल 2 या 1 देखकर उसे वहीं लिटा देते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में पूरी जेल का माहौल बदलने वाला है। जेल के सबसे खतरनाक कैदियों में मला माद्रे का सबसे ज्यादा दबदबा है। अचानक कैदियों की बगावत शुरू हो जाती है और वे पूरे ब्लॉक पर कब्जा करने लगते हैं। गार्ड्स को खबर मिलती है कि कैदी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। हुआन अभी भी सेल 2 एवरन में बेहोश पड़ा होता है। उसके साथ आए गार्ड्स उसे वहां से निकालना चाहते हैं, लेकिन समय बहुत कम है। अगर वे हुआन को उठाकर ले जाने की कोशिश करते तो खुद भी कैदियों के हाथ लग सकते थे। इसलिए मजबूरी में वे हुआन को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हुआन को होश आता है। बाहर से चीखने, भागने और चीजें टूटने की आवाजें आ रही होती हैं। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि जेल में दंगा हो चुका है और वह अकेला कैदियों के बीच फंस गया है। अब अगर किसी को पता चल जाता कि वह नया गार्ड है तो उसका बचना मुश्किल था। हुआन तुरंत खुद को कैदी जैसा दिखाने की कोशिश करता है। वह अपनी ऐसी चीजें छिपा देता है जिनसे उसकी असली पहचान सामने आ सकती थी। इसी बीच मला माद्रे का एक आदमी सेल 211 में आता है और हुआन को बाहर ले जाता है। अब उसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता। जुआन को सीधे मला माद्रे के सामने लाया जाता है। मला माद्रे उससे पूछता है, कहां से आए हो? हुआन बिना घबराए जवाब देता है, 211 से। मला माद्रे को हैरानी होती है क्योंकि वह सेल खाली थी। हुआन तुरंत कहता है, अब नहीं है। जब उसके सिर की चोट के बारे में पूछा जाता है तो हुआन झूठ बोलता है कि पहले ही दिन गार्ड्स ने उसकी पिटाई कर दी। मला माद्रे पूछता है कि आखिर वह किस जुर्म में अंदर आया है। हुआन कहता है, हत्या। कितनी सजा? 19 साल। मला माद्रे को उसकी बात पर शक होता है। वह कहता है कि तुम्हारा चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि तुम किसी को मार सकते हो। तुम तो ऐसे लगते हो जैसे मक्खी तक न मार सको। हुआन समझ चुका था कि अगर वह इस वक्त डरा तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी, इसलिए वह उल्टा अकड़ कर जवाब देता है। उसका यही अंदाज मला माद्रे को थोड़ा पसंद आता है, लेकिन मला माद्रे अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वह हुआन को कपड़े उतारने का आदेश देता है ताकि देखा जा सके कि उसने कुछ छिपाया तो नहीं। हुआन के लिए यह बेहद खतरनाक पल है, मगर वह अपनी घबराहट दबाए रखता है। तलाशी में उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे साबित हो कि वह गार्ड है। उल्टा बाद में हमें पता चलता है कि नौकरी के पहले दिन अच्छे कपड़े पहनने की बात पर उसकी पत्नी एलिना ने मजाक में उसे अंडरवियर ही न पहनने को कहा था। यही छोटी सी बात इस वक्त उसकी पहचान छिपाने में मदद कर देती है। इसके बाद मला माद्रे अपने लोगों को सारे सीसीटीवी कैमरास तोड़ने का आदेश देता है। हुआन तुरंत समझ जाता है कि अगर सारे कैमरास टूट गए तो बाहर बैठे अधिकारी यह भी नहीं जान पाएंगे कि वह जिंदा है या नहीं। वह मला माद्रे को सलाह देता है कि एक कैमरा छोड़ देना चाहिए। बातचीत करनी हो तो बाहर वाले उन्हें देख सकेंगे और जब कुछ छिपाना हो तो कैमरा को कपड़े से ढक देंगे। इस तरह जो दिखाना है वही दिखाया जाएगा। मला माद्रे को यह बात पसंद आती है। हुआन खुद कैमरा के पास जाता है और उसे ढकता है। ऐसा करते हुए वह जानबूझकर अपना चेहरा कैमरा में साफ दिखाता है। कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड्स तुरंत उसे पहचान लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि हुआन ने कैदियों को यकीन दिला दिया है कि वह भी उन्हीं में से एक है। उसी वक्त फैसला किया जाता है कि किसी भी हालत में बाहर यह खबर नहीं जानी चाहिए कि हुआन असल में गार्ड है, लेकिन हुआन की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। मला माद्रे उसे बंदी बनाए गए गार्ड जूलियन के सामने ले जाता है और पूछता है कि क्या यही वह आदमी है जिसने आज सुबह तुम्हें पीटा था? हुआन और जूलियन एक दूसरे को देखते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि यह हुआन की जिंदगी का सवाल है। जुआन कहता है, नहीं, यह वह आदमी नहीं है। जूलियन भी उसकी असलियत जाहिर नहीं करता। इस तरह हुआन एक बार फिर बच जाता है। उधर जेल के बाहर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। स्वाट टीम पहुंच चुकी है और शुरुआत में आदेश है कि मौका मिलते ही अंदर जाकर जेल का कंट्रोल वापस लिया जाए। लेकिन तभी अधिकारियों को एक ऐसी बात याद आती है जो पूरी हालत बदल देती है। जिस ब्लॉक पर मला माद्रे ने कब्जा किया है वहाँ 3 ETA कैदी भी मौजूद हैं। इन्हें दूसरी जेल में भेजा जाना था, लेकिन ये अभी यहीं है। अब अगर इन तीनों को कुछ हो गया तो मामला सिर्फ जेल का दंगा नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के लिए राजनीतिक संकट बन सकता है। मला माद्रे भी यह बात जान चुका है। उसने तीनों ETA कैदियों को अपने कब्जे में लेकर बाहर वालों को साफ संदेश दे दिया कि अब असली ताकत उसके हाथ में है। खबर मीडिया तक पहुंच जाती है और
और जेल के बाहर कैदियों के परिवार वाले भी जमा होने लगते हैं। अब सरकार सीधे हमला करने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाती है। बातचीत के लिए अर्नेस्टो अल्मंसा नाम के एक नेगोशिएटर को भेजा जाता है। इसी बीच अधिकारी मलामाद्रे का पुराना रिकॉर्ड देखते हैं। उन्हें पता है कि वह पहले भी जेल में गंभीर बगावत और फरार होने जैसी घटनाओं में शामिल रहा है और उसके पास खोने के लिए लगभग कुछ नहीं है, इसलिए उसके साथ बातचीत आसान नहीं होने वाली। दूसरी तरफ मलामाद्रे को पता चलता है कि हुआन अच्छा लिख सकता है। वह उससे अपनी मांगे लिखवाना शुरू करता है। कैदियों की मांगों में जेल के एक जिम्मेदार अधिकारी को हटाना, लंबे समय तक अंधेरी सेल में अकेले बंद रखने की सजा को रोकना, हर 2 हफ्ते परिवार से मिलने का अधिकार और सही इलाज शामिल है। मलामाद्रे बताता है कि यहाँ डॉक्टर कई बार कैदियों को सलाखों के पीछे से ही देखकर फैसला कर देता है कि उन्हें क्या हुआ है। वह मोराव नाम के कैदी का उदाहरण देता है। मोराव लगातार कहता रहा कि उसका सिर फट रहा है, मगर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। बाद में पता चला कि उसके सिर में बहुत बड़ा ट्यूमर था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोराव सेल 2 में ही मर गया था। इसी बातचीत के दौरान मलामाद्रे जुआन से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। जुआन बताता है कि उसका नाम एलेना है और वह गर्भवती है। दोनों का बच्चा आने वाला है। अपनी झूठी पहचान मजबूत करने के लिए जुआन ये कहानी भी बनाता है कि जिस आदमी को उसने मारा था वह एक ड्रग डीलर था। उसने जुआन के भाई को खराब नशा दिया था जिससे उसकी मौत हो गई, इसलिए जुआन ने उस डीलर को मार दिया। मलामाद्रे को उसकी कहानी सही लगती है और धीरे धीरे जुआन के लिए उसका रवैया बदलने लगता है। कुछ देर बाद अल्मंसा बातचीत के लिए अंदर आता है। मलामाद्रे जुआन से उसकी तलाशी लेने को कहता है। जुआन तलाशी लेते हुए मौका पाकर बाहर वालों को इशारा कर देता है कि तीनों ETA बंधक किस तरफ रखे गए हैं। इसके बाद मलामाद्रे अपनी लिखी हुई मांगों की सूची अल्मंसा को दे देता है। अल्मंसा कहता है कि उसे मिनिस्ट्री से बात करनी होगी। मलामाद्रे जवाब देता है कि बात करो, लेकिन लौट कर कुछ अच्छा जवाब लेकर आना। साथ ही वह खाना, फल और अपने लोगों के लिए दूसरी चीजें भी मांगता है। फिर जाते जाते मलामाद्रे कहता है कि सबसे पहले कलजोन्स यानी जुआन को अपनी पत्नी से बात करने दी जाए, क्योंकि वह गर्भवती है और जुआन उसके लिए परेशान है। अल्मंसा कहता है कि जुआन उसके साथ बाहर आ सकता है और फोन पर बात कर सकता है। ये सुनकर जुआन को लगता है कि शायद अब वह इस जेल से निकल जाएगा। मलामाद्रे भी उसकी इजाजत दे देता है, मगर अल्मंसा को साफ चेतावनी देता है कि उसके दोस्त के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। दरवाजा खुलने ही वाला होता है। जुआन आजादी से बस कुछ कदम दूर है, लेकिन तभी अंदर अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। एक कैदी ने दूसरे कैदी सिबास को मार डाला था। मलामाद्रे तुरंत दरवाजा बंद करवा देता है। जुआन के बाहर निकलने का मौका उसी पल खत्म हो जाता है। अंदर एक कैदी की मौत देखकर बाहर बैठे अधिकारी समझते हैं कि शायद मारा गया आदमी 3 ETA बंधकों में से एक है। स्वाट टीम को तुरंत अंदर जाने का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन मलामाद्रे के लोग खतरा समझ जाते हैं और तीनों असली बंधकों को कैमरा के सामने ले आते हैं। जैसे ही अधिकारियों को दिखाई देता है कि तीनों ETA कैदी अभी जिंदा हैं, पूरा हमला आखिरी पल पर रोक दिया जाता है। अब जुआन को साफ समझ आने लगता है कि बाहर वालों के लिए उसकी जान से ज्यादा अहम वे 3 बंधक हैं। कुछ समय बाद वह अल्मांसा से छिपकर बात करता है। अल्मांसा उसे बताता है कि स्वाट टीम तभी अंदर जाएगी जब ETA कैदियों की जान को खतरा होगा। जुआन गुस्से में पूछता है, और मेरा क्या? वह चाहता है कि अधिकारी कैदियों की कुछ मांगे मान लें और उसे किसी तरह बाहर निकालें, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि अगर आज सरकार झुक गई तो कल दूसरी जेलों में भी यही होगा। इसी बीच जुआन की पत्नी एलेना को टीवी से जेल के दंगे के बारे में पता चल चुका था। वह पहले फोन करती है, लेकिन उसे झूठ बोलकर बताया जाता है कि जुआन सुरक्षित है और दूसरे ब्लॉक में है। एलेना 6 महीने की गर्भवती है और बहुत परेशान है। बाद में वह खुद जेल के बाहर पहुंच जाती है। जेल के बाहर कैदियों के परिवार वाले और दूसरे लोग भी जमा हैं। हालत तनावपूर्ण है। रायट पुलिस भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश करती है और मामला हाथ से निकलने लगता है। अंदर बैठे जुआन की नजर अचानक टीवी पर पड़ती है और भीड़ में उसे एलेना दिखाई देती है। वह घबरा जाता है। जुआन वॉकी टॉकी लेकर बाहर वालों से चिल्लाकर कहता है कि एलेना वहां मौजूद है, उसे तुरंत भीड़ से निकालो। कंट्रोल रूम में भी अफरा तफरी मच जाती है। वे टीवी का सिग्नल बंद कर देते हैं ताकि जुआन आगे क्या हो रहा है वह न देख सके। असल में रायट पुलिस की कार्रवाई के दौरान एलेना को यूट्रिला नाम का गार्ड डंडा मार देता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन अंदर जुआन को पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती। बाहर वाले उसे समझाते हैं कि एलेना ठीक है और सिर्फ एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल ले जाई गई है। जुआन उससे बात करने की मांग करता है, लेकिन उसे टाल दिया जाता है। यहीं से उसके अंदर शक बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अपैची को पहले से जुआन पर शक था। वह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह नया कैदी आखिर है कौन। जेल के अंदर भी कुछ लोग एक दूसरे के राज छिपाकर अपनी जान बचा रहे हैं और बाहर के अधिकारी भी इन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद घायल लोगों की सूची अंदर पहुंचती है। मलामाद्रे देखता है कि बाहर बहुत ज्यादा लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था, लेकिन सूची में सिर्फ कुछ नाम हैं। उसे समझ आ जाता है कि उनसे सच्चाई छिपाई जा रही है। जल्द ही अपैची बाहर की असली खबर हासिल कर लेता है। वह मलामाद्रे को बताता है कि बाहर कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं
और 7 हॉस्पिटल में हैं। उनमें एलेना भी शामिल है। जुआन को न्यूज से ली गई एलेना की तस्वीर दिखाई जाती है। तस्वीर में उसके पास खड़ा गार्ड कोई और नहीं बल्कि यूट्रीला होता है। जेल के कैदी यूट्रीला को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वह पहले भी कैदियों के साथ हिंसा करने के लिए बदनाम था। जुआन के अंदर अब डर और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। मालामद्रे आदेश देता है कि यूट्रीला को अंदर बुलाया जाए। यूट्रीला बातचीत के बहाने अंदर आता है। मालामद्रे के लोग उसे पकड़ लेते हैं और नीचे ले जाते हैं। बाहर बैठे अधिकारी समझ जाते हैं कि यह जाल था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यूट्रीला को जुआन के सामने लाया जाता है। जुआन उससे पूछता है एलेना के साथ क्या हुआ। यूट्रीला सफाई देता है कि उसने एलेना को आते नहीं देखा था, सब कुछ गलती से हुआ। लेकिन जुआन को मालूम है कि एलेना गर्भवती थी। वह यूट्रीला से सच बताने को कहता है। यूट्रीला सिर्फ इतना कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। जुआन तुरंत एलेना से बात करने की मांग करता है। वॉकी टॉकी पर अरमांडो उससे बात करता है और कहता है कि एलेना अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि उसे दवा देकर सुलाया गया है। जुआन तुरंत पकड़ लेता है कि बात ठीक नहीं है। वह कहता है कि एलेना गर्भवती है, उसे इस तरह दवा क्यों दी जाएगी। फिर उसके मन में सबसे बुरा शक आता है। वह पूछता है क्या बच्चा मर गया। दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। जुआन बार बार पूछता है कि एलेना जिंदा है या नहीं। आखिरकार अरमांडो उससे माफी मांगता है। एलेना मर चुकी थी। ये सुनकर जुआन के अंदर कुछ टूट जाता है। जिस आदमी ने सुबह इस जेल में सिर्फ अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए कदम रखा था, उसी दिन उसने अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को खो दिया। अब उसे बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं रह जाती। इसी दौरान यूट्रीला सबके सामने चिल्लाने लगता है कि कालजोन्स असल में कैदी नहीं है, वह गार्ड है। वह मालामद्रे और बाकी कैदियों से कहता है कि जुआन ने तुम सबको धोखा दिया है। सभी की नजरें जुआन पर टिक जाती हैं, लेकिन अब जुआन को अपनी पहचान छिपाने की परवाह नहीं होती। वह यूट्रीला को मार देता है। यह देखकर मालामद्रे भी समझ जाता है कि मामला बदल चुका है। जुआन ने शुरुआत में चाहे अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला हो, लेकिन अब उसके पास बाहर लौटने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसके बाद जुआन सेल 211 में वापस जाता है। वहीं दीवार पर उसे मोराव की लिखी हुई बातें दिखाई देती हैं। मोराव अपने सिर के दर्द के बारे में लिखता रहा था और आखिर में वहीं लिखा था कि मोराव का सिर दर्द उसे यहीं मार गया। जुआन के लिए अब सेल 211 सिर्फ छिपने की जगह नहीं रही। उधर कैदियों में जुआन की असलियत को लेकर चर्चा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यूट्रीला सच बोल रहा था, लेकिन दूसरे कहते हैं कि जुआन ने यूट्रीला को अपने हाथ से मार डाला है। अब वह भी बाकी सबकी तरह इस मामले में पूरी तरह फंस चुका है। इसी समय सरकार सीधे एक और बड़े अधिकारी एर्नेस्टो दुएनियस को भेजती है, जिसे प्रेसिडेंट की तरफ से मामला खत्म करने का पूरा अधिकार दिया गया है। दुएनियस अंदर आकर कहता है कि सरकार ने कैदियों की मांगों का अध्ययन किया है और उनमें से ज्यादातर मानने के लिए तैयार है, लेकिन जुआन अब आधे अधूरे वादे मानने को तैयार नहीं। वह यूट्रीला की लाश सबके सामने लाकर कहता है कि इसकी मौत की जिम्मेदारी मेरी है। फिर पहली बार वह खुले तौर पर अपना असली नाम बताता है। मेरा नाम जुआन ओलिवर है। वह कहता है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो तीनों बंधकों को भी मार दिया जाएगा। सरकारी अधिकारी कहता है कि उनकी हालत बेहतर कर दी जाएगी, लेकिन जुआन पूछता है कितने समय के लिए। उसका कहना है कि दंगा खत्म होते ही सरकार सबको दोबारा सेल्स में बंद कर देगी और कुछ समय बाद पुराने हालात वापस आ जाएंगे। इसलिए जुआन एक नई शर्त रखता है। सरकार को सबके सामने टीवी पर आकर घोषणा करनी होगी कि डीएसएस का सिस्टम खत्म किया जा रहा है और जेल में हुई मौतों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। उन्हें 1 घंटे का समय दिया जाता है। मालामद्रे शुरुआत में जुआन पर भड़क जाता है क्योंकि उसने यह बड़ा फैसला खुद ले लिया था, लेकिन जुआन उसे याद दिलाता है कि अब सरकार डर रही है। अगर वे पीछे हट गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर मालामद्रे अपने लोगों के सामने जुआन का साथ दे देता है। वह साफ कहता है कि अब सभी जुआन के फैसले के साथ हैं। डीएसएस खत्म करो वरना यहाँ खून बहेगा। इसके बाद मालामद्रे तीनों बंधकों को सेल 225 में ले जाने का आदेश देता है, लेकिन उसी समय बाहर वाले मालामद्रे से अकेले बात करना चाहते हैं। वे उसके सामने जुआन की असली फाइल रख देते हैं। अब मालामद्रे को पक्का पता चल जाता है कि जुआन सच में गार्ड था। उसे अगले दिन नौकरी शुरू करनी थी और दंगे में फंस जाने के बाद उसने कैदी बनने का नाटक किया था। सरकार मालामद्रे को प्रस्ताव देती है कि अगर वह उनका साथ दे तो शायद 1 साल या उससे भी कम समय में जेल से बाहर आ सकता है। मालामद्रे फाइल लेकर वापस जाता है। अब उसके सामने सबसे बड़ा फैसला था जुआन को मारकर अपनी आजादी खरीद ले या उसी आदमी का साथ दे जिसने शुरुआत में उसे धोखा दिया था, लेकिन अब उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया था। मालामद्रे अपने लोगों को जुआन की असलियत बताता है। कुछ कैदी तुरंत भड़क जाते हैं। उनका कहना है कि जुआन ने सबको बेवकूफ बनाया है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मालामद्रे एक दूसरी बात देख रहा था। वह समझ चुका था कि सरकार ने जुआन की सच्चाई अभी इसलिए बताई है क्योंकि अब खुद सरकार मुश्किल में है और चाहती है कि कैदी अपने ही आदमी को मार दे। मालामद्रे कहता है कि सबसे गंदा आदमी भी इस तरह किसी दूसरे को दुश्मनों के कहने पर नहीं बेचेगा। ऊपर से जुआन ने जो सार्वजनिक घोषणा वाली शर्त रखी थी वह मालामद्रे को भी सही लगने लगी थी। उसे पता था कि सरकार पर्दे के पीछे कुछ रियायतें दे सकती है, लेकिन टीवी पर अपनी हार कबूल करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। कुछ देर बाद मालामद्रे जुआन के पास जाता है। जुआन को लगता है कि शायद अब उसकी असलियत सामने आने के बाद मालामद्रे उसे मारने आया है। मालामद्रे बताता है कि बाहर वालों ने सच में उससे जुआन को मारने को कहा था। जुआन पूछता है तुमने क्या कहा। मालामद्रे जवाब देता है कि उसने उन्हें मना कर दिया
दिया, लेकिन वह गुआन को यह भी साफ बता देता है कि उसने जो धोखा दिया था उसे मलामाद्रे भूला नहीं है। दोनों अब बाहर जाएंगे और वही करेंगे जिसका वादा सबके सामने किया गया है। उसके बाद जो होना होगा होगा। इसी बीच बाहर स्पेशल फोर्सेस आखिरी हमले की तैयारी कर रही होती हैं। अब उन्हें पता है कि तीनों बंधक सेल 225 में हैं। योजना ये है कि कुछ टीम्स सामने से कैदियों का ध्यान बांटेंगी, जबकि दूसरी टीम ऊपर से जाकर सीधे सेल 225 तक पहुंचेगी। फिर अचानक जेल का टीवी वापस चलने लगता है। न्यूज पर इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से DSS से जुड़ी घोषणा दिखाई जाती है। कैदियों को लगता है कि उनकी बात मान ली गई है। पूरी जेल में खुशी फैल जाती है। जुआन और मलामाद्रे को भी कुछ पल के लिए लगता है कि उन्होंने सरकार को झुका दिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। स्पेशल फोर्सेस उसी समय जेल में घुस जाती हैं। हर तरफ स्मोक, गोलियों और भागते लोगों का शोर फैल जाता है। जुआन तुरंत समझ जाता है कि टीवी की घोषणा के साथ ही हमला किया गया है। वह चिल्लाता है कि बंधकों को मार दो, क्योंकि अगर वे जिंदा बच गए तो कैदियों के पास कोई दबाव नहीं रहेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपाची ने पहले ही अपना पक्ष बदल लिया था और बाहर वालों से समझौता कर चुका था। स्पेशल फोर्सेस को बंधकों तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था। अफरा तफरी के बीच जुआन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मलामाद्रे तुरंत उसके पास पहुंचता है। वह जुआन का चेहरा पकड़कर बार बार कहता है, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो, आंखें बंद मत करो। लेकिन जुआन की हालत बहुत खराब होती है। तभी जेल में खबर फैला दी जाती है कि मलामाद्रे और कलजोन्स दोनों मारे जा चुके हैं। असल में मलामाद्रे अभी जिंदा था। वह गुस्से में उठता है और कहता है कि अभी उन्हें मारना इतना आसान नहीं। लेकिन अब पूरी बगावत टूट चुकी होती है। कैदियों का भरोसा खत्म हो जाता है और स्पेशल फोर्सेस तेजी से जेल पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने लगती हैं। इसी बीच मलामाद्रे पर भी हमला होता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कुछ देर में पूरा ब्लॉक फिर अधिकारियों के कब्जे में आ जाता है। बाद में जुआन की लाश की पहचान की जाती है। बाहर अधिकारी मीडिया के सामने इस पूरे ऑपरेशन को लगभग कामयाब बताते हैं। उनका कहना होता है कि हालात बहुत मुश्किल थे और उपलब्ध रास्ते बहुत कम थे, लेकिन एक बात वे भी स्वीकार करते हैं, वे जुआन ओलिवर को जिंदा बाहर नहीं निकाल सके। सब कुछ खत्म होने के बाद कहानी एक बार फिर सेल 211 पर लौटती है। उसी सेल की दीवार पर पहले लिखा था कि मोराव का सिरदर्द उसे यहाँ मार गया। अब उसके नीचे एक और नाम जुड़ चुका है, कलजोन्स यहाँ मरा। जुआन सुबह इस जेल में एक गार्ड बनने आया था। दंगे की शुरुआत में उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कैदी होने का नाटक किया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसने जेल के अंदर वह सब देख लिया जो शायद बाहर रहकर कभी समझ नहीं सकता था। उसने कैदियों का गुस्सा देखा, उनकी शिकायतें सुनी, बाहर वालों के फैसले देखे और आखिर में अपनी पत्नी एलेना और अपने होने वाले बच्चे को भी खो दिया। जिस पहचान को उसने शुरुआत में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपनाया था, आखिर तक वही उसकी असली पहचान बन गई। जुआन ओलिवर जेल में गार्ड बनकर आया था, लेकिन सेल 271 ने उसे कलजोन्स बनाकर अपने अंदर ही रख लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।